एक नए जमाने की 3 रो एसयूवी की क्या पहचान है? एक ऐसी कार जो 6 या 7 लोगों को आराम के साथ सफर करा सके, मुश्किल सड़कों पर चल सके और हाँ, एक प्रीमियम एहसास दे सके। आज हमारे पास ऐसी ही एक नहीं बल्कि तीन एसयूवी हैं। बड़ा सवाल है कि कौन सी है इनमें से सबसे अच्छी। महिंद्रा XUV 700 बाजार में आते ही सुपर हिट हो गई है। लॉन्च के महज कुछ दिनों के बाद ही कार को 60,000 से ज़्यादा बुकिंग मिली हैं, जो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन आज है इस SUV का असली टेस्ट। इसके सामने खड़ी हैं 2 बहुत पॉपुलर गाड़ियां इस सेगमेंट की, Hyundai Alcazar और टाटा सफारी। और आज मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव कंपैरिजन में जुड़ रहे हैं मेरे 2 कलीग्स किंगशुक और शुभम। और हमारी कोशिश आपको ये बताने की कि इन 3 रो SUVs में से सबसे बेहतर कौन सी है आपके लिए। किंगशुक, टाटा सफारी की बातें पिछले तकरीबन 1 साल से चल रही हैं। गाड़ी साल की शुरुआत में आई थी। इस सवाल का जवाब हम कोशिश कर चुके हैं देने की, लेकिन कितनी अलग है ये हैरियर से? क्या ये 7 सीटों वाली हैरियर है या उससे कुछ ज़्यादा है? शम्स, टाटा हमेशा से सफारी को हैरियर के ऊपर ही पोजीशन करती आ रही है। और अगर हम फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली सफारी जो है वो हैरियर से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन देखना ये है कि सफारी इन दोनों एसयूवीज़ को कितनी कड़ी टक्कर दे सकती है। बिल्कुल, यही सवाल आपके लिए शुभम। क्या ये 7 सीटों वाली क्रेटा है या उससे कुछ ज़्यादा है या बेहतर है? बिल्कुल शम्स, क्रेटा से बेहतर है क्योंकि ज़्यादा एसयूवीश दिखती है, फीचर रिच भी ज़्यादा है और अल्काज़ार में आपको एक बड़ा इंजन भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुकाबला वाकई में बहुत मज़ेदार होने वाला है। तीनों ही एसयूवीज दिखने में काफी अलग हैं। हाँ, MG हेक्टर प्लस भी हेक्टर का 3 रो वर्जन है जो 6 या 7 सीटों के साथ आता है, लेकिन MG हमें एक टेस्ट कार नहीं दे पाई। जहां XUV 700 की डिज़ाइन काफ़ी आधुनिक है, बाकी दोनों कारों में उनके ब्रांड्स की झलक आती है। टाटा सफारी हैरियर के डिजाइन को आगे ले जाती है। ये हर तरह से एक SUV दिखती है। Hyundai Alcazar में भी क्रेटा की झलक साफ नजर आती है, लेकिन यहाँ MPV का एहसास ज्यादा है। XUV 700 आकर्षक है और दोबारा मुड़कर देखने पर मजबूर करती है। हाँ, फ्लोटिंग DRLs के साथ इसका चेहरा शायद इतना लुभावना नहीं है, लेकिन आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हैरानी की बात यह है कि साइज़ के मामले में तीनों काफ़ी अलग हैं। XUV सबसे लंबी है और सफारी सबसे चौड़ी, लेकिन Alcazar का व्हील बेस सबसे ज़्यादा है। देखते हैं इन आंकड़ों का इनके कैबिन पर क्या असर पड़ा है और शुरुआत करते हैं सेगमेंट में सबसे पुरानी कार से। तो इस कंपैरिजन की शुरुआत हम कर रहे हैं टाटा सफारी के कैबिन से। 3 रोज में हम बैठ चुके हैं। किंगशुक आगे हैं, मैं यहाँ मिडिल रो में हूँ और 3rd रो में शुभम बैठे हैं, आपको एक ऑलराउंड पर्सपेक्टिव देने के लिए इस कैबिन के बारे में। किंगशुक, आप बताइए फीचर्स के मामले में कैसी लगी आपको टाटा सफारी? तो शम्स, जो फर्स्ट रो में बंदा बैठा हुआ है, जो ड्राइव कर रहा है, जो पैसेंजर सीट पे है, अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन है 8.8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों आपको दिए जाते हैं। जो अपडेटेड मॉडल है टाटा सफारी का, उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलते हैं, जो कि इस कार में नहीं है, बट टॉप स्पेक मॉडल में आपको ये दोनों फीचर्स मिलते हैं। और ड्राइविंग पोजीशन की बात करें तो आपको वो SUV वाली फील आती है, क्योंकि आप ऊपर बैठे हैं और जो आगे का व्यू है, रोड का व्यू है, काफ़ी कमांडिंग सा है और स्टीयरिंग जो है काफ़ी चंकी है
पकड़ने में काफ़ी बढ़िया है। और सेकंड रो मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ सफारी में, काफ़ी प्रैक्टिकल लगी क्योंकि स्पेस की मुझे यहाँ कमी नहीं लगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास स्पेस कम है तो कई अच्छे प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, जैसे ये आप अगर फ्रंट रो की सीट को एक लीवर घुमा के आगे पीछे कर सकते हैं ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए। यही काम आप सेकंड रो पे भी कर सकते हैं, थर्ड रो को ज़्यादा स्पेस देने के लिए। मैंने अपनी सीट यहाँ आगे ले ली है थोड़ी, शुभम को एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है और 60-40 रेशो में है, तो एक पार्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रह सकता है, दूसरे पार्ट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा बी पिलर पे एसी वेंट्स लगे हुए हैं और मेरे पास सेंटर आर्मरेस्ट पे 2 कप होल्डर्स हैं और सनरूफ भी काफ़ी बड़ा है, तो वो काफ़ी हेल्प करता है एक अच्छी फीलिंग, अच्छे एहसास में। वेल, थर्ड रो की अगर बात करें शम्स, तो थैंक यू, मेरे पास अब फाइनली ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पर मेरे पास फीचर्स भी हैं, जैसे ये एयर वेंट्स है जो सी पिलर पे माउंटेड है और अपने फ़ोन के लिए मेरे पास यहाँ पर डेडिकेटेड स्टोरेज है और चार्जिंग पोर्ट्स भी है मेरे जो अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए। बढ़िया। तो शुभम, उम्मीद है कि आप थर्ड रो में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। फाइनली अब ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसा है कैबिन Hyundai Alcazar का। अब हम बैठे हैं Hyundai Alcazar में। मैं बैठा हूँ ड्राइवर सीट पे, शम्स बैठे हुए मिडिल रो पे और शुभम बैठे हुए थर्ड रो पे। तो चलिए शुभम, अब आपसे शुरू करते हैं। थर्ड रो का कंफर्ट कैसा है? किंगशॉक सफारी के बाद अल्काज़ार काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है, इनफैक्ट थोड़ी क्रैम्प्ड लगती है और जो अभी मैं बैठा हुआ मेरी नीज़ काफ़ी ऊपर हैं, अंडर थाई सपोर्ट भी कम है एंड लेग रूम बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मेरी जो नीज़ हैं वो ब्रश कर रही है अगेंस्ट शम्स की सीट से। राइट। फीचर्स के मामले में अच्छी जगह है, यहाँ पर मुझे एयरकॉन वेंट्स मिलते हैं, दोनों साइड पर चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं, मेरे कप होल्डर्स मिलते हैं और फ़ोन रखने के लिए भी मेरे पास डेडिकेटेड स्पेस है यहाँ पे। तो और बट विथ इसकी थोड़ी और अगर होती तो 2 जन के लिए ये सीट ज़्यादा कंफर्टेबल होती। बढ़िया। शम्स, आप क्या कहेंगे? मैं शुभम से एग्री करूंगा, स्पेस के मामले में सफारी जितनी अच्छी तो नहीं है Alcazar, लेकिन उसको कुछ कॉम्पेंसेट किया है Hyundai ने, अच्छे फीचर्स देखे यहाँ पे। तो हाँ, आप सफारी की तरह ही मैं इस सीट को रिक्लाइन भी कर सकता हूँ, स्लाइड भी कर सकता हूँ। कैप्टन सीट्स हैं, हालांकि सफारी जितनी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक कंफर्ट आपको दे देती हैं। अच्छी फीचर्स यहाँ पे हैं। सेकंड रो पे भी फर्स्ट रो की तरह एक वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। कप होल्डर्स तो यहाँ पे हैं ही और स्टोरेज स्पेस भी है सेंटर आर्मरेस्ट में, ये एक अच्छी बात है। एसी वेंट्स सफारी में जो पिलर पे थे वो यहाँ पे सीट्स के बीच में आ गए हैं और एक चार्जिंग पॉइंट और फ़ोन होल्डर भी है सफारी की तरह ही। इसके बाद मैं बात करूँगा इस ट्रे होल्डर की, एक अच्छा एडिशन है Alcazar में, 3.5 किलो का वज़न ये झेल सकता है। और फाइनली यहाँ आपको सेकेंड रो पे सन ब्लाइंड भी मिल जाएंगे जो बाकी 2 कार्स में नहीं है। बढ़िया, ये काफ़ी अच्छी फीचर्स आपने बताया शम्स। और अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं तो सबसे पहले जो आप नोटिस करते हैं वो है इसका प्रीमियम 2-टोन अपहोल्स्ट्री, ब्लैक और ब्राउन। बहुत ही प्रीमियम बढ़िया फील देता है कैबिन के अंदर। उसके अलावा आपके पास एक है ये 10.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और Hyundai ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आपको मिलती है। इसके अलावा आपको एक एयर प्योरीफायर भी मिलता है। सीट्स जो आगे की है वो वेंटिलेटेड है, 3 स्टेप सेटिंग है। एंड फीचर्स के मामले में आपके पास है वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन, USB पोर्ट्स एंड इस गाड़ी में आपको मिलता है एक डिस्प्ले और यहाँ पे ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स के लिए एक रोटरी नॉब दिया हुआ है। 3 ट्रैक्शन मोड्स है इसमें, स्नो, सैंड और मड। और ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो इसमें अगेन 3 ऑप्शंस है, वो है कंफर्ट, इको और स्पोर्ट। और इन सब के बारे में आपको बताएंगे जैसे हम गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करते हैं। और अब चलते हैं सेगमेंट की सबसे नई कार में, महिंद्रा XUV 700। अब हम आ गए हैं XUV 700 में और यहाँ शुरुआत करते हैं इसकी सेकेंड रो से। सीट्स काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी सफारी जैसा एहसास मिलता है आपको यहाँ पे लुक और फील के मामले में। हालांकि यहाँ पे कैप्टन सीट्स का ऑप्शन नहीं है जो बाकी 2 कार्स में है। यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है बाकी दोनों कार्स की तरह और 60-40 स्प्लिट में सीट्स हैं, लेकिन एक बड़ी कमी ये है कि आप इस सीट को आगे पीछे स्लाइड नहीं कर सकते हैं। तो मैं थर्ड रो में शुभम के लिए ज़्यादा स्पेस ऑफर नहीं कर सकता हूँ चाहते हुए भी। तो यही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ कि मैं फ्रंट सीट को आगे कर सकता हूँ सफारी की तरह ही और अपने लिए एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे बना सकता हूँ। इसके अलावा मुझे डोर ये काफ़ी अच्छा लगा, डोर का एरिया यहाँ पे ये वुडन इनलेज हैं, पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है, ये काफ़ी प्रीमियम एहसास देता है। एसी वेंट्स पड़े हैं, नीचे C टाइप चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और एक फ़ोन होल्डर भी है।
और एक बड़ा सनरूफ एक बार फिर आपको यहाँ दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर एहसास अच्छा है जगह का। शुभम से पूछते हैं पीछे क्या हाल है। शम्स, पीछे थर्ड रो में मैं आपके जितना खुश तो नहीं हूँ। अल्काज़ार से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मुझे यहाँ पर मिलता है, बट नी रूम के मामले में मेरी नीज़ अभी भी ब्रश कर रही है आपके सीट के अगेंस्ट, और विथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बच्चों के लिए जो है ये जगह अभी भी अच्छी है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा नीज़ अप भी बैठ रहे हो यहाँ पर। फिर फीचर्स के मामले में भी यहाँ पर आपको एयर कॉन वेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन बस एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलता है। बाकी जो 2 कार हैं उसमें आपको यहाँ पर USB चार्जिंग सॉकेट्स मिलती हैं। फिर कप होल्डर्स हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे फ़ोन को रखने के लिए कोई डेडिकेटेड स्टोरेज है नहीं यहाँ पर। थोड़ा हेम्ड भी आप फील करते हो यहाँ पर क्योंकि हेडरूम काफ़ी कम है, और ये जो बाहर का ग्लास एरिया है यह भी काफ़ी छोटा है। और किंगशिप फर्स्ट रो में आपको कैसा लग रहा है बैठ के? तो अगर फर्स्ट रो के फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी ये जो ट्विन स्क्रीन्स हैं, एक मर्सिडीज़ स्टाइल में ये स्क्रीन्स दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी प्रीमियम और एक रिफाइंड एहसास होता है कैबिन का, डैशबोर्ड का। उसके अलावा ये जो लाइट क्रीम कलर की अपहोल्स्ट्री है दिखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन इंडियन डस्टी कंडीशंस में इसको मेंटेन करना, इसकी जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी, उसको बरकरार रखना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा जो सीटिंग पोजीशन है, ड्राइविंग पोजीशन है, बहुत बढ़िया है, आपको एक अच्छा व्यू मिलता है, स्पेस काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलते हैं, विच इज़ अ माइनस बिकॉज दी अदर 2 कार्स उनमें मिलते हैं। टाटा सफारी के टॉप स्पेक मॉडल में, hyundai अल्काज़ार के टॉप स्पेक मॉडल में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते हैं। आपके पास एक वायरलेस चार्जिंग का ब्रैकेट है, उसके अलावा USB पोर्ट्स हैं। तो कुल मिला के फ़ीचर्स के मामले में ये सफारी और अल्काज़ार के बीच में कहीं पे आती है। हाँ, तीनों SUVs में कुछ चीज़ें शानदार हैं और कुछ कमियां भी हैं। जहां पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार तकनीक तीनों में ही मिल जाएंगी। सफारी और अल्काज़ार में वेंटिलेटेड सीट्स, दूसरी रो में स्लाइडिंग सीट्स और ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर्स लगे हैं। XUV 700 और अल्काज़ार को eSIM आधारित कनेक्टेड कार स्वीट मिलता है। इसके साथ 10.25 इंच की टच स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल लगा है जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर से लैस है। इसके मुकाबले सफारी की 8.8 इंच की टच स्क्रीन को ऐप बेस्ड आयरा कनेक्टेड कार तकनीक मिली है। XUV 700 के सबसे महंगे लग्जरी लाइन AX7L में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम या ADS भी है, जहां आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और लेन चेंज अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो हाँ, महिंद्रा XUV 700 इनमें से सबसे ज़्यादा आधुनिक लगती है, लेकिन hyundai अल्काज़ार भी ज़्यादा पीछे नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे सफ़र के लिए प्रैक्टिकलिटी और सीटों के कंफर्ट की तलाश में हैं, टाटा सफारी सबसे आगे निकल जाती है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अब आपको बताते हैं कि ये तीनों चलने में कैसी हैं। एक बार फिर शुरुआत सफारी के साथ। टाटा सफारी को फिएट का जाना पहचाना और भरोसेमंद 2 लीटर का 4 सिलेंडर क्रायोटेक डीजल इंजन मिला है, जो 3750 आरपीएम पर 168 bhp और 1750 से 2500 आरपीएम के बीच 350 Nm बनाता है। यहाँ 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स या Hyundai का 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑप्शन आपके पास है। हमने की ऑटोमेटिक की सवारी। तो हमने आपको टाटा सफारी के फीचर्स और क्रीचर कंफर्ट्स के बारे में बताया, और अब आपको बताते हैं कि ड्राइविंग डायनामिक्स कैसे है, परफॉर्मेंस कैसा है गाड़ी का। तो शुरू करते हैं। ये जो मॉडल ऑफ कोर्स इसमें 2 लीटर डीजल इंजन लगा हुआ है। सफारी में कोई भी पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं है, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बिकॉज आजकल रुझान ये है, ट्रेंड ये है कि SUVs के मामले में भी पीपल आर गोइंग फॉर पेट्रोल इंजन ऑप्शंस। एंड बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो जो हैंडलिंग है गाड़ी की एवरेज है। स्टीयरिंग से वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, बिकॉज ये एक मीडिया कार है और स्टीयरिंग में काफ़ी प्ले महसूस होता है। तो अगर आप कॉर्नर कर रहे हैं तो आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। और राइड क्वालिटी की बात करें हम, तो टाटा सफारी की जो राइड क्वालिटी है, स्पेशली ब्रोकन सरफेस पे, वो काफ़ी बढ़िया है।
शम्स, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल किंग, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगा इस बात को लेके। हम पिछले तकरीबन 1 साल से सफारी की सवारी कर रहे हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हम सबको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है, इसकी राइड क्वालिटी। तो यहाँ सेकंड रो पर भी, इससे पहले मैंने गाड़ी चलाई थी, आज मैं यहाँ सेकंड रो पर टाइम बिता रहा हूँ और उतनी ही बढ़िया राइड क्वालिटी है। तो मैं यहाँ घंटों तक सफ़र कर सकता हूँ बिना थके हुए। तो ज़्यादा जो गड्ढे हैं या जो ख़राब सड़कें हैं वो ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं आप इस गाड़ी के अंदर। वो बहुत अच्छी क्वालिटी है सफारी की। और शुभम, आपका क्या कहना है थर्ड रो पे? अगर थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पर मैं अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, क्योंकि स्पेस अच्छा है और जो वर्टिकल मूवमेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लैटरल मूवमेंट्स भी कंटेन्ड हैं, बॉडी रोल्स बहुत ज़्यादा फील नहीं होती जब आप लेन चेंज कर रहे थे उस टाइम पे। तो ओवरऑल छोटे डिस्टेंस के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा सफारी के अंदर। सही है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हैंडलिंग के बारे में आपको बताया, राइड क्वालिटी के आपके बारे में बताया, और इसकी जो ब्रेकिंग है एडुकेट है। थोड़ा और बाइट हो सकता था, बेहतर हो सकती थी बाइट, बट अदरवाइज ब्रेकिंग एडुकेट है। लेकिन इसका जो 2 लीटर इंजन है, इसका जो बॉटम एंड ग्रंट है, वो थोड़ा सा आई थिंक लैग करता है, थोड़ा और तगड़ा हो सकता था। लेकिन मिड रेंज की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। तो शहर में आप ओवरटेक करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसमें, तो गियर बॉक्स मेरे हिसाब से अच्छा है। इट कुड हैव बीन बेटर, द मूवमेंट्स कुड हैव बीन रियली स्लिक, बट अदरवाइज गियर बॉक्स का जो परफॉर्मेंस है बढ़िया है। अब चलते हैं एल्कजार की ओर। आपको यहाँ पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिल जाएंगे। क्रेटा से लिया गया 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन 4000 RPM पर 113 bhp और 1500 से 2750 RPM के बीच 250 Nm पीक टॉर्क बनाता है। लेकिन हमारे पास है पेट्रोल वेरिएंट जिसका 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन 6500 RPM पर 157 bhp और 4500 RPM पर 191 Nm पीक टॉर्क बनाता है। दोनों ही इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का विकल्प है। तो हमारी एल्कजार की सवारी अब शुरू हो चुकी है और एक बार फिर शुरुआत करते हैं शुभम के साथ थर्ड रो से। शुभम, क्या लगता है आपको, आप कितने घंटे या कितनी देर आराम से इस चलती गाड़ी में बिता सकते हैं? एल्कजार की अगर बात करें शम्स, तो मैं बहुत लंबे टाइम के लिए सीट पे बैठना नहीं चाहूँगा, क्योंकि स्पेस मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। दो राइड थोड़ी सी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स मुझे फील नहीं हो रहे हैं, बट स्पेस अगर नहीं है तो एक एडल्ट के लिए मुश्किल है। यहाँ पर बच्चों के लिए ये जगह फिर भी ठीक है। मेरे लिए फ़र्क ये है शुभम कि मेरे पास स्पेस यहाँ ठीक ठाक है। मैं यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबली ज़्यादा देर के लिए बैठ सकता हूँ। और इसके डायमेंशंस की हमने बात करी, आप भी कह रहे थे कि ज़्यादा लैटरल मूवमेंट नहीं है, तो इसकी जो हैंडलिंग है मुझे बेहतर लगी। इसमें ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है, वो इसकी ऊंचाई की वजह से हो सकता है या जैसे इसके डायमेंशन जैसा इसको डिज़ाइन किया गया है उस तरफ उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक आराम से बैठ सकता हूँ बिना किसी शिकायत के। एक अच्छा सीटिंग पोजीशन मुझे ये देती है और एक प्रीमियम एहसास भी मुझे यहाँ पे बैठे हुए मिलता है। और अच्छी बात है कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है चूज़ करने के जब बात आती है इंजन और गियर बॉक्स की। इस बारे में चलते हैं किंगशुक के पास। तो हम जो एल्कजार का वेरिएंट चला रहे हैं उसमें एक बड़ा सा 2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया हुआ है। DCT गियर बॉक्स है, 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स है। शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है, जो इंजन का रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया है। बॉटम एंड में भी आपको उतना लैग नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर इस गाड़ी को आप हाईवे पे लेके जाते हैं तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। जो बंदा ड्राइव कर रहा है, जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, सबके लिए गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। जो राइड क्वालिटी है दैट इज़ वेरी सॉर्टेड, प्लश राइड मिलता है, ना ज़्यादा स्टिफ है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन जो टॉप एंड है इस गाड़ी का वो अभी भी थोड़ा सा सस्पेक्ट है, थोड़ा और बेटर टॉप एंड होता तो अच्छा रहता। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो गाड़ी के ब्रेक्स थोड़े से स्पॉन्जी है, थोड़ा और बाइट अगर होता तो बेहतर होता। इसके अलावा अगर आप हैंडलिंग की बात करते हैं तो क्रेटा के मुकाबले इसकी हैंडलिंग बराबर ही है लगभग। और स्टीयरिंग में ज़्यादा प्ले नहीं है, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं तो स्टीयरिंग अच्छे से वे होता है एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, सबसे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो एज़ फार एज डायनामिक्स आर कंसर्न ये गाड़ी अर्बन सेटिंग के लिए या लंबे हाईवे ड्राइव्स के लिए काफ़ी पर्याप्त है। और अब बात सेगमेंट में आई सबसे नई कार की।
महिंद्रा XUV 700 में भी पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प हैं। 2.2 लीटर 4 सिलेंडर CRDI डीजल 3 अलग ट्यून्स में आया है। बेस MX वेरिएंट में ये थोड़ा कम 153 bhp और 360 Nm बनाता है और इसे केवल 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिला है। AX मैनुअल में यही इंजन 3500 RPM पर 182 bhp और 1600 से 2800 RPM के बीच 420 Nm बनाता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 1750 और 2800 RPM के बीच 450 Nm टॉर्क मिल जाता है। लेकिन हमारे पास है 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके लिए कंपनी को काफ़ी मांग मिल रही है। ये हर वेरिएंट में 5000 RPM पर 197 bhp और 1750 से 3000 RPM के बीच 380 Nm बनाता है। यहाँ भी चुनने के लिए 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स हैं। जहाँ बाकी दोनों कारों की तरह पेट्रोल में केवल फ्रंट व्हील ड्राइव ही है, डीजल को ऑटोमेटिक पर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ऑप्शन के तौर पर मिल गया है। तो एक चीज़ आपको मैं अभी बताना चाहूँगा कि अल्काज़ार में और इसमें महिंद्रा XUV 700 में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स दिए गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर है। तो जैसे ही आप इंडिकेटर जो है दाएं या बाएं घुमाते हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे एक छोटा सा स्क्रीन है, आपको दिख जाएगा कि पीछे से आता हुआ ट्रैफिक कैसा है, नहीं है। तो दैट्स अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। इसके अलावा अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो मुझे इस गाड़ी की हैंडलिंग, इसकी जो डायनामिक्स है, बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका कारण ये भी है कि महिंद्रा XUV 700 को मैं और मेरी टीम हम लोग लेके गए थे उसको लद्दाख उमलिंगला, जो कि सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है। तो वहाँ पे पहाड़ी रास्तों में इसकी हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया रही है। आपको चलाने में मज़ा आता है। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, आप अगर स्पीड पे भी ले रहे हो तो गाड़ी आउट ऑफ शेप नहीं होती है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। और राइड क्वालिटी थोड़ा क्या बोलते हैं, स्टिफ है, बट आपको वो स्पोर्टी फीलिंग देती है। तो शम्स से और शुभम से पूछते हैं कि राइड क्वालिटी मिडिल रो में और थर्ड रो में कैसी है। शम्स बताएं। निशुक, मैं यहाँ पे लगता है कि काफ़ी समय बिता सकता हूँ। मुझे बहुत एक बड़ी कार में बैठने का एहसास हो रहा है, जिसका सस्पेंशन वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो मुझे कुछ पहाड़ की ख़राब सड़कों का एहसास नहीं हो रहा है। मुझे रोड का नज़ारा भी अच्छा दिख रहा है, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है। और सीट्स क्योंकि बड़ी है, जैसा मैंने बोला, तो बहुत आराम से मुझे लगता है कि मैं काफ़ी देर तक अपना समय बिता सकता हूँ। इसके अलावा हाँ, ये है तो पेट्रोल गाड़ी, लेकिन जो कैबिन है वो काफ़ी शांत है, वो एक अच्छी चीज़ है। और एक इसके साइज़ को देखते हुए मुझे जिस तरह के बॉडी रोल या जिस तरह के एक गाड़ी के हिलने डुलने की आशंका थी, उतना यहाँ नहीं हो रहा है। गाड़ी काफ़ी लग के चल रही है और एक ऊंची SUV होने के बावजूद भी इसमें बॉडी रोल काफ़ी लिमिटेड है। शुभम, थर्ड रो की अगर बात करें राइड क्वालिटी के हिसाब से, तो मुझे दोनों गाड़ियों से ज़्यादा बेहतर लगती है ये, क्योंकि जो बॉडी रोल्स है, आप जब लेन चेंज कर रहे हो उस समय काफ़ी कंटेंट है। मैं अपनी जगह पे ही हूँ। बस अगर इस सीट को थोड़ा आगे पीछे कर सकते और मेरे पास ज़्यादा स्पेस होता तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती और लॉन्ग जर्नी के लिए भी आप आराम से बैठ सकते थे यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर राइड क्वालिटी की अकेले बात किया जाए तो सफारी और अल्काज़ार दोनों से बेटर है। कैबिन इंस्टॉलेशन पीछे डिक्की के एरिया से जो बूट है वहाँ से थोड़ी आवाज़ आती है, बट उसको फिर इम्प्रूव किया जा सकता था। और आपको ये भी बता दें कि ये जो पेट्रोल मॉडल है, इसमें 2 लीटर इंजन है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। जो बॉटम एंड शव है, जो बॉटम एंड टॉर्क है, बहुत ही जानदार है। मिड रेंज काफ़ी सॉलिड है और टॉप एंड पे आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी, लेकिन ठीक है, टॉप एंड पे हम ज़्यादातर गाड़ी नहीं चलाते हैं। तो अगर आप शहर में चला रहे हैं या हाईवे पे चला रहे हो, बॉटम एंड और मिड रेंज आपको ओवरटेकिंग के लिए पर्याप्त ताकत देगी, सो विच इज़ अ गुड थिंग। और जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, शिफ्ट स्मूथ है, प्रिसाइज है और बिल्कुल सही सटीक टाइम पे शिफ्ट्स होते हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है क्विक ओवरटेक्स के लिए। और अगर ब्रेकिंग की बात करें तो गाड़ी के ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। जो बाइट है वो पर्याप्त है, इट्स एडिक्वेट। और ओवरऑल गाड़ी का जो ड्राइविंग डायनामिक्स है XUV 700 का, वो आई थिंक हम तीनों अग्री करेंगे कि इन तीनों SUVs में से इस गाड़ी का ड्राइविंग डायनामिक्स सबसे बेहतर है, राइट? बिल्कुल। जहां शहर में Hyundai Alcazar को चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, हाईवे पर ऊंचे RPM पर ये थोड़ा दबकर चलती है। टाटा सफारी इसकी काफ़ी उलट है।
इसको एक लंबी खुली सड़क पर ज़्यादा आनंद आता है और शहरी भीड़ भाड़ में यह कुछ मुश्किल में लगती है। हाँ, महिंद्रा XUV 700 में सही संतुलन मिलता है। आपको शहर में भी इसकी लंबाई का एहसास नहीं होगा और हाईवे पर अपनी हैंडलिंग और सवारी से ये काफ़ी लुभाती है। एक बात और जिस पर कार एंड बाइक पर हम काफ़ी जोर देते आए हैं, सुरक्षा। हाल ही में हमने देखा कि XUV 700 को ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में बड़ों की सुरक्षा के लिए पूरे 5 स्टार और बच्चों की सुरक्षा के लिए 4 स्टार मिले हैं। आप इस क्रैश टेस्ट का एक्सक्लूसिव वीडियो कार एंड बाइक हिंदी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। टाटा सफारी और Hyundai Alcazar का अभी ऐसा कोई सेफ्टी परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन तीनों ही SUVs में ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल और फ्रंट और साइड कर्टन एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। XUV 700 के कर्टन एयरबैग्स तो तीसरी रो तक जाते हैं। और अंत में कीमतें तो अहम हैं ही। शुरुआती कीमतों की बात करें तो XUV 700 बाकी दोनों कारों से लगभग 2.5 लाख रुपए सस्ती है, लेकिन इसके सबसे महंगे लग्जरी ट्रिम्स एल्केजार के सबसे ऊंचे मॉडल से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा महंगे हैं। टाटा सफारी का सबसे महंगा वेरिएंट फुली लोडेड ऑल व्हील ड्राइव XUV 700 से करीब 1 लाख रुपए महंगा है। तो ये तो साफ है कि महिंद्रा XUV 700 एक बड़े फर्क से सस्ती है, जो इसके शानदार बुकिंग आंकड़ों में दिख रहा है। तो इस कंपैरिजन में आ गई है फैसले की घड़ी, किस SUV ने मारी बाजी। शुरुआत करते हैं टाटा सफारी से। तो शम्स, मैं ये कहूँगा कि अगर आप लुक और फील की बात करें तो टाटा सफारी सबसे बेहतरीन है, सबसे उम्दा है। जो रोड प्रेजेंस है बहुत ही बढ़िया है और टूटे फूटे रास्तों पे, ब्रोकन टार्मैक पे सफारी की जो राइड क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है और स्पेशियस भी ये गाड़ी काफ़ी है। जो एल्कजार है शम्स, वो फीचर्स पे बहुत अच्छा स्कोर करती है और इसके लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा एसयूविश हैं। अर्बन एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा उससे साथ जेल करती हैं और एक अर्बन बायर के लिए ये काफ़ी कॉम्पैक्ट डायमेंशंस है। सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में बहुत आराम लगता है इसको चलाने में। लेकिन XUV 700 इन दोनों कार्स की अच्छी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेके आती है और एक बहुत बढ़िया पैकेज के रूप में अपने आप को पेश करती है। अगर हम डायनामिक्स और परफॉर्मेंस की बात करें तो यकीनन बाकी दोनों कार से ये बेहतर है और इसीलिए हमारे इस एक्सक्लूसिव कंपैरिजन में सेगमेंट की सबसे नई कार सेगमेंट की सबसे बेहतरीन कार भी बन गई है।